गुड मॉर्निंग दोस्तों। 66वीं से 39वीं तक मेंस हिस्ट्री क्वेश्चन विथ आंसर क्लास 4 कराने जा रहे हैं। क्लास 1 से लेकर 3 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है और ये बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन विथ आंसर 69वीं से लेकर आपका 39वीं तक का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो आप बारीकी से इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देखते चलिए। और क्लास 4 आज हम कराने जा रहे हैं और इसके बाद हम हिस्ट्री जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद हम पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है वो सब बीपीएससी मेंस से प्रीवियस ईयर का कराया जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये 17वीं बीपीएससी के लिए, आने वाले 71वीं 72वीं। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। की टू आंसर। राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हुए अंग्रेजों के भारत पर पूर्ण आधिपत्य के उपरांत उनके अत्याचारपूर्ण आर्थिक शोषण एवं दोहनवादी नीतियों के कारण भारतीयों में उत्पन्न असंतोष और विद्रोह को उद्घाटित कीजिए। पाश्चात्य शिक्षा से भारतीयों में उत्पन्न आधुनिक एवं वैज्ञानिक विचारों के कारण दासत्व जीवन से छुटकारे के लिए संघर्ष के चरणों का वर्णन करें। जन जागरण में पत्र पत्रिकाओं के योगदान का उल्लेख करें। भारतीय कांग्रेस की स्थापना उसका योगदान को भी दर्शाएं। उत्तर। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से बद्ध किसी राष्ट्र के प्रति निष्ठा, गर्व और भक्ति की भावना उत्पन्न करती है। भारतीय संदर्भ में यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए लोगों में जागृति और संघर्ष की भावना पैदा कर राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी को मानसिक रूप से तैयार करने से है। भारत में राष्ट्रवाद के विकास की अवधारणाएं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध चले लंबे स्वाधीनता संघर्ष के दौरान उभरी और विकसित हुई, क्योंकि कोई भी चीज शून्य से पैदा होकर अचानक शिखर तक नहीं पहुंचती। विचार और अवधारणाएं आकार लेने में लंबा समय लेती है। सामान्यतः भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास उन कारणों का परिणाम माना जाता है जो भारत में उपनिवेशी शासन के कारण उत्पन्न हुए हैं। जैसे जैसे नई संस्थाओं की स्थापना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन, संसाधनों का अधिकाधिक दोहन आदि को भारतवासियों ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन की उपनिवेशी शासन का परिणाम माना। उनका विचार था कि देश के विभिन्न वर्ग के लोगों यथा कृषक, शिल्पकार, दस्तकार, मजदूर, बुद्धिजीवी, शिक्षित वर्ग, व्यापारियों आदि सभी के हित विदेशी शासन की भेंट चढ़ गए। देशवासियों की इस सोच ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। उनका मानना था कि देश में जब तक विदेशी शासन रहेगा लोगों के आर्थिक हितों पर कुठाराघात होता रहेगा। वैसे इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई थी, जो कुछ उतार चढ़ाव के साथ 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक अनवरत रूप से जारी रहा। दूसरे शब्दों में भारत में राष्ट्रवाद का उदय कुछ उपनिवेशी नीतियों द्वारा एवं कुछ उपनिवेशी नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, किंतु विभिन्न परिस्थितियों के अध्ययनों उपरांत यह ज्यादा तर्कसंगत लगता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण या परिस्थिति से उत्पन्न न होकर विभिन्न कारकों का सम्मिलित प्रतिफल था। संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास के लिए निम्न कारक उत्तरदायी थे। पहला, विदेशी आधिपत्य का परिणाम। दूसरा, पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा। तीसरा, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप विश्व स्तर पर राष्ट्रवादी चेतना एवं आत्मविश्वास की भावना का प्रसार। चौथा, प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका। पांचवा, भारतीय पुनर्जागरण। छठा, अंग्रेजों द्वारा भारत में आधुनिकता को बढ़ावा देना। सातवां, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारतीय आक्रोश पैदा होना। आठवां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इत्यादि। देश का राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण। भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में असम से पश्चिम में खैबर दर्रे तक था। अंग्रेजों ने देश में मौर्य और मुगलों के बाद इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की। कुछ भारतीय राज्य सीधे ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थे, तो अन्य देशी रियासतें अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन थी। ब्रिटिश तलवार ने पूरे भारत को एक झंडे के तले एकत्र कर दिया। एक दक्ष कार्यपालिका, संगठित न्यायपालिका तथा संहिताबद्ध फौजदारी तथा दीवानी कानून जिन पर दृढ़ता से अमल होता था, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक लागू होते थे। इसने भारत की परंपरागत
सांस्कृतिक एकता को एक नए प्रकार की राजनीतिक एकता प्रदान की। प्रशासनिक सुविधाओं, सैन्य रक्षा उद्देश्यों, आर्थिक व्यापन तथा व्यापारिक शोषण को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों द्वारा परिवहन के तीव्र साधनों का विकास किया गया। पक्के मार्गों का निर्माण हुआ, जिससे एक स्थान के लोग दूसरे स्थान से जुड़ते गए। परंतु देश को एक सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा साधन रेल था। 1850 के पश्चात रेल लाइनें बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ। रेलवे से अन्य कई लाभों के अतिरिक्त इसने देश को अप्रत्यक्ष रूप से एकीकृत करने का भी कार्य किया। 1850 के उपरांत प्रारंभ हुई आधुनिक डाक व्यवस्था ने तथा बिजली के तारों ने देश को समेकित करने में सहायता की। इसी प्रकार आधुनिक संचार साधनों ने भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाए रखने में सहायता दी। इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से एकीकरण के इन प्रयासों को दो प्रकार से देखा जा सकता है। पहला, एकीकरण से विभिन्न भाग के लोगों के आर्थिक हित आपस में जुड़ गए। वैसे किसी एक भाग में अकाल पड़ने पर इसका प्रभाव दूसरे भाग में खदानों के मूल्यों और आपूर्ति पर भी होता था। दूसरा, यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से देश के विभिन्न वर्गों के लोग, मुख्यतः नेताओं का आपस में राजनीतिक संपर्क स्थापित हो गया। इससे विभिन्न सार्वजनिक एवं आर्थिक विषयों पर वाद विवाद सरल हो गया। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रचलन से आधुनिक पाश्चात्य विचारों को अपनाने में मदद मिली, जिससे भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा प्राप्त हुई। जब ट्रेवलियन, मैकाले तथा बेंटिंग ने देश में अंग्रेजी शिक्षा का श्रीगणेश किया, तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार यद्यपि प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया था, परंतु इससे नव शिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के द्वार खुल गए। बेंथम, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, सीले, मिल्टन, स्पेंसर, स्टुअर्ट मिल, पेन, रूसो तथा वोल्टेयर जैसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों के अतिवादी और पाश्चात्य विचारों ने भारतीय बुद्धिजीवियों में स्वतंत्र राष्ट्रीयता तथा स्वशासन की भावनाएं जगा दी और उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य का विरोधाभास खुलने लगा। इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा ने संपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों एवं स्थानों के लोगों के लिए संपर्क भाषा का कार्य किया। इसने सभी भाषा भाषियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप मिल सका। अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर नव शिक्षित भारतीय जैसे वकीलों, डॉक्टरों आदि ने उन शिक्षा के लिए इंग्लैंड की यात्रा की, जिनमें गांधी भी एक थे। इन्होंने यहाँ एक स्वतंत्र देश में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के विकास की प्रक्रिया देखी तथा वस्तु स्थिति का भारत से तुलनात्मक आकलन किया, जहाँ नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया था। इस नव पाश्चात्य भारतीय शिक्षित वर्ग ने भारत में नए बौद्धिक मध्यम वर्ग का विकास किया। कालांतर में जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारत के विभिन्न राजनीतिक और अन्य संस्थाओं को इसी मध्य वर्ग से नेतृत्व मिला। प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका। समय समय पर उपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय प्रेस पर विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय समाज पत्रों एवं साहित्य की आश्चर्यजनक प्रगति हुई। 1877 में प्रकाशित होने वाले विभिन्न भाषाई हिंदी समाचार पत्रों की लगभग संख्या 170 थी तथा इनकी प्रसार संख्या लगभग 1 लाख तक पहुंच गई थी। भारतीय प्रेस जहां एक और उपनिवेशिक नीतियों की आलोचना करता था, वहीं दूसरी ओर देशवासियों से आपसी एकता स्थापित करने का आह्वान भी करता था। प्रेस ने आधुनिक विचारों एवं व्यवस्था जैसे स्वशासन, लोकतंत्र, दीवानी अधिकार एवं औद्योगिकरण इत्यादि के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों, जर्नल्स, पैम्पलेट्स तथा राष्ट्रवादी साहित्य ने देश के विभिन्न भागों में स्थित राष्ट्रीय नेताओं के मध्य विचारों के आदान प्रदान में भी सहायता पहुंचाई। इस प्रकार भारतीय समाज पत्र राष्ट्रीय राष्ट्रवाद के दर्पण बन गए तथा जनता को शिक्षित करने का माध्यम। साहित्य की भूमिका। 19वीं से 20वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार के साहित्य की रचना हुई, उससे भी राष्ट्रीय जागरण में सहायता मिली। विभिन्न कविताओं, निबंधों, कथाओं, उपन्यासों एवं गीतों ने लोगों में देशभक्ति तथा राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की।
हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बांग्ला में रवींद्रनाथ टैगोर, राजाराम राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपकलर, असमिया में लक्ष्मी दास बेजू बरुआ इत्यादि उस काल के प्रख्यात राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं द्वारा भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता, एकता, भाईचारा, राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। साहित्यकारों के इन प्रयासों से आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहन मिला। सुधारवादी आंदोलन का राष्ट्रीय स्वरूप। सुधारवादी आंदोलन का राष्ट्रीय स्वरूप। 19वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। इन आंदोलनों ने सामाजिक धार्मिक नवजागरण का कार्य अपनाया और पूरे देश को प्रभावित किया। बौद्धिक पुनर्जागरण ने राष्ट्रवाद के उदय में एक अहम भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि ने भारतीयों के अंतर्मन को झकझोर आंदोलनकारियों ने व्यक्तित्व स्वतंत्र, सामाजिक एकता और राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर जोर दिया, उनके लिए संघर्ष किया। इन आंदोलनों ने विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सामाजिक एकता कायम की। समाज सुधार के प्रस्ताव को सरकारी अनुमति में टाल मटोल अथवा लेटल तिफी ने समाज सुधारकों को यह सोचने पर विवश कर दिया कि जब तक स्वशासन नहीं होगा, सुधार संबंधी विधेयकों को पूर्णतः सरकारी सहमति एवं सहयोग नहीं मिल सकता। सुधार आंदोलनों ने देशवासियों में साहस जुटाया कि वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करें। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारतीय आक्रोश का पैदा होना, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति हर जगह सेना, सरकारी नौकरियों, उद्योगों एवं आर्थिक क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली नस्लीय भेद नीति ने भी भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संगठन की स्थापना भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस संगठन ने संपूर्ण भारत में राष्ट्रवाद के विकास और सभी महत्वपूर्ण नेताओं को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी स्थापना के बाद भारत में आज़ादी की लड़ाई बहुत तेजी हो गई और आज़ादी दिलाने में इस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक। उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक। इसके नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी आदि, जो इस अवधि के दौरान कांग्रेस पर हावी थे। उदारवाद में विश्वास करते थे। वे प्रार्थनाओं, याचिकाओं, संवैधानिक तरीकों की नीति में विश्वास करते थे। इस समय मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों का संगठन में वर्चस्व था। अतिवादी चरण 1905 से 1919 तक। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष जैसे नेताओं ने स्वराज अथवा स्वशासन के उद्देश्यों के साथ इस चरण में कांग्रेस पर प्रभुत्व स्थापित किया। अतिवादियों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी का उपयोग, राष्ट्रीय शिक्षा असहयोग, औपनिवेशिक सरकार के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध की और वकालत की। गांधीवादी चरण 1919 से 47 तक। इसे गांधी युग के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें राष्ट्रवाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में विभिन्न आयामों के साथ जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के साधनों का उपयोग किया, जिसने पूरे देश को असहयोग 1920-21, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जैसे जन आंदोलनों में शामिल कर दिया। 1930-40 के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कई बहुआयामी कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। इससे आंदोलन में समाज के वंचित वर्गों की भागीदारी भी बढ़ी। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास की समीक्षा से पता चलता है कि पहला, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश हुकूमत के 2 वर्षों की अवधि में बहुत धीरे धीरे विकसित हुआ। ये एक धीमी लेकिन सतत प्रक्रिया थी। दूसरा, राष्ट्रवाद औपनिवेशिक शासन के परिणाम स्वरूप और प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ और एक और
पश्चिमी शिक्षा और उग्रवाद ने सामाजिक सुधारकों और मध्यस्थों को प्रभावित किया। वहीं दूसरी ओर दमनकारी नीतियों के कारण जनता में प्रतिरोध और क्रांति की भावना उत्पन्न हुई। तीसरे, इसने भारत को राजनीतिक भूभाग को एक इकाई में बांधने का काम किया और संस्कृतियों, भाषाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं के सरगम को एक राष्ट्रीय पहचान दी। चौथा, इसने भारतीय समाज के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित किया, जैसे शिक्षा, सामाजिक सुधार, स्वदेशी अहिंसा, शराब के सेवन से परहेज, ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना आदि। पांचवा, इसने दुनिया के अन्य हिस्सों में, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में राष्ट्रवादी संघर्षों को प्रभावित किया। छठा, राष्ट्रवाद ने भारत को कई आंदोलनों के मुख्य अभिभावक, नई दृष्टि और नेतृत्व दिए, जो स्वतंत्रता के बाद के समय में देश के विकास और एकीकरण में आवश्यक हो गए। की टू रिमेंबर, प्रश्नोत्तर में आए सभी बिंदुओं का स्मरण रखें। पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव, प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका, सुधारवादी आंदोलन का राष्ट्रीय स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 9, चंपारण सत्याग्रह स्वतंत्रता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 66वीं में पढ़ा दिया गया है, जो कि आपका पहले का वीडियो पहले या दूसरा में मिल जाएगा। तो थैंक यू।